एग्जाम्पल नंबर 11, उसमें कुछ म्यूनिसिपल टैक्स कैसे माइनस करने हैं उसके रिलेटेड हम कुछ बातें यहाँ पे पढ़ेंगे। रिमेनिंग क्या होगा, सिर्फ रिवाइज होगा कि जैसे प्रीवियस ईयर 10-12 मंथ से कम हो तब क्या करना है, अनरियलाइज रेंट दिया हो तब क्या करना है। पर अभी मेन पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं कि म्यूनिसिपल टैक्स, देखो फॉर्मेट क्या था अभी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है। फाइनल आंसर आपका यही रहने वाला है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पर उसको कैलकुलेट करने से पहले वो कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, दैट इज सबसे पहले आपको जीएवी कैलकुलेट करना है कि जीएवी कैलकुलेट करना है। जीएवी के बाद देखो स्टेप नंबर 2 क्या है, जीएवी में से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करना है, तब आपको क्या मिलेगा, नेट एनुअल वैल्यू। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है सारे लेक्चर में, हाउ टू कैलकुलेट जीएवी, और उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट थे तो वो मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सॉल्व करके सारे बताए। तो अभी देखो स्टेप नंबर 2 क्या, लेस म्यूनिसिपल टैक्स। तो म्यूनिसिपल टैक्स रेडीमेड आपको एग्जाम्पल में प्रोवाइडेड होगा, पर म्यूनिसिपल टैक्स जब भी आप माइनस करो जीएवी में से फॉर कैलकुलेटिंग एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू, तो कुछ कंडीशंस आपको याद रखनी है, तो वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। देयर आफ्टर सबसिक्वेंट जितने भी लेक्चर होंगे उसमें वंस अगेन मैं आपको पढ़ाऊंगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दिया जाता है और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो स्टेप नंबर 1 अभी हम ये बातें पढ़ने वाले हैं कि वाइल रिड्यूसिंग म्यूनिसिपल टैक्स फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तब आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, कौन सी कंडीशन याद रखनी है। कि जरूरी नहीं कि म्यूनिसिपल टैक्स दे दिया हो आपको एग्जाम्पल में तो डायरेक्टली माइनस कर देना है, कब माइनस करना है कब माइनस नहीं करना है वो आपको आना चाहिए। तो वो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल नंबर 11 में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप 10 एग्जाम्पल कैलकुलेट करके हमने क्लियर कर लिया कि कैसे कैलकुलेट। अभी देखो एग्जाम्पल नंबर 11, तो म्यूनिसिपल टैक्स वाला जो एक एडजस्टमेंट है वो इसमें हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले पूरा एग्जाम्पल रीड कर लेते हैं 1 by 1। तो देखो क्या दिया है आपको यहाँ पे, वेट, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज सर्टेन नेट एनुअल वैल्यू। देखो अभी तक आप क्या कैलकुलेट कर रहे थे स्टूडेंट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एग्जाम्पल 1 to 10। अभी एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट नेट एनुअल वैल्यू। और नेट एनुअल वैल्यू कब मिलता है, जब जीएवी में से आप म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करोगे तब। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपको नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज सर्टेन नेट एनुअल वैल्यू ऑफ ईच लेट आउट हाउस। और अभी हम किसकी बात करें, सिर्फ लेट आउट। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया कि हाउस प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। लेट आउट मतलब किसी को रेंट पे देना, सेल्फ ऑक्यूपाइड, ओनर है खुद उसकी हाउस प्रॉपर्टी में वो रह रहा है तो दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। फिर क्या हो सकता है कि पार्शियली और पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में, पर अभी हम किस में फोकस करें कि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का एनएवी कैसे कैलकुलेट होता है फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। तो अभी वंस अगेन ये एक साल पुराना बुक है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है 2021-22, जहाँ पे भी ईयर आपको दिखाई दे, जितने भी मैं एग्जाम्पल आपको पढ़ा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे आपको ईयर दिखाई दे वहाँ पे क्या करना है, एक एक ईयर आपको इंक्रीज कर देना है। जैसे यहाँ पे देखो असेसमेंट ईयर, तो ये आपका प्रीवियस ईयर है 2020-21, और असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा 2021-22। फिर देखो यहाँ पे टोटल 7 इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है और 4 हाउस प्रॉपर्टी है। तो पढ़ते 1 by 1 देखो, एनुअल वैल्यू एज पर द म्यूनिसिपल रिकॉर्ड, तो दैट इज योर एमवी म्यूनिसिपल वैल्यू। जीएवी कैलकुलेट करना पड़ेगा तो उसके लिए ये वैल्यू दिया है म्यूनिसिपल वैल्यू। क्या लिख के दिया है, एनुअल वैल्यू एज पर म्यूनिसिपल रिकॉर्ड, इट मीन्स वो क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू। फिर देखो यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिलेटेड आपको 3 इन्फॉर्मेशन दी है, तब आप कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ पे तो 3 टाइप की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है, तो अब क्या करें। तो देखो क्या लिखा है, एनुअल रेंट रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड एक्रूड रेंट। तो अभी डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। फिर देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, लोकल टैक्स पेड बाय द ओनर, लोकल टैक्स पेड बाय द टेनेंट एंड कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो थोड़ा एनएवी कैलकुलेट करना है, उसके लिए 2-3 बातें नई यहाँ पे हमें पढ़नी पड़ेंगी। और लास्ट में क्या लिखा है देखो, हाउस नंबर 4, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। हाउस नंबर 4 क्या है, लेट आउट तो था रेसिडेंशियल यूज़ के लिए, पर कहाँ से लेट आउट था, 1 August 2019। तो वंस अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे भी आपको ईयर दिखाई दे वहाँ पे क्या करना, आपके बुक में एक एक ईयर इंक्रीज करके लिख देना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2007-8, तो यहाँ पे क्या लिख देना है स्टूडेंट आपको 2008-9,
2004-5 हुई तो यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे हम 2005-6। फिर 1 जनवरी 2012 की जगह 13 और 31 जनवरी 14 की जगह 31 जनवरी 2015। तो एक साल इंक्रीज कर लेना। यहाँ पे 2017 है तो 18 कर लेना, यहाँ पे 2019 है तो 20 कर लेना। तो ये ईयर थोड़ा करेक्शन कर लेना अपने बुक में, हम पुराने बुक में से पढ़ रहे इसलिए एक ईयर यहाँ पे आगे का दिया। तो अभी क्या करना है आपको, NAV कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है NAV कैसे कैलकुलेट होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा और GAV में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, म्यूनिसिपल टैक्स, तब जाके हमें क्या मिलेगा, नेट एनुअल वैल्यू। तो देखो अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। सबसे पहले GAV कैलकुलेट करने के ये स्टेप सिमिलर है स्टूडेंट, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको पढ़ा है। तो सी नंबर हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू की कंपैरिजन करनी है। अब कंपैरिजन करते वक्त देखो यहाँ पे हाउस नंबर 1 में कोई इश्यू नहीं है, 72,000 सर फेयर रेंट आपको दिया है यहाँ पे देखो। तो देखो फेयर रेंट यहाँ पे लिख के दिया ही नहीं आपको, इवन स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं दिया। फिर भी हम हमारे स्टेप जो उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे कि बुक में दिया होगा कि फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट ना दिया तो डायरेक्टली आप कैसे GAV कैलकुलेट कर सकते हो। तो हो सकता है आपके वहाँ पे स्टेप कम हो जाए पर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। तो हम हमारा जो स्टैंडर्ड मेथड है वही यूज़ करेंगे। अगर फेयर रेंट नहीं दिया है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नॉट अवेलेबल। वेट, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फेयर रेंट अवेलेबल नहीं था तो मैंने क्या लिख दिया, नॉट अवेलेबल। फिर हाउस रेंट हो तो फेयर रेंट एक भी हाउस प्रॉपर्टी का आपको नहीं दिया तो सभी जगह पे मैं लिख दूँ नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या लिखते थे हम, म्यूनिसिपल वैल्यू। स्टेप नंबर 1 में सेकंड वैल्यू कौन सी लिखते थे, देखो दैट इज़ म्यूनिसिपल वैल्यू। तो म्यूनिसिपल वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है देखो 72,000, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दैट इज़ 72,000। फिर देखो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी 2 में 12,000 दिया है, हाउस प्रॉपर्टी 3 में दैट इज़ 2,400। हाउस प्रॉपर्टी 4 देखो और एक एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको दिया है, वेट, देखो यहाँ पे ये क्या दिया आपको, हाउस प्रॉपर्टी जो नंबर 4 है उसमें क्या लिखा है, हाउस नंबर 4 वॉज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल यूज़ फ्रॉम 1 अगस्त 2019। तो 19 की जगह आपको 20 कंसिडर करना है, वो तो मैंने आपको बता दिया बिकॉज एक साल पुराना बुक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 2020 कंसिडर करना है। तो वेट, अब क्या होगा यहाँ पे देखो कि स्टूडेंट प्रीवियस ईयर वाला मैंने एक एडजस्टमेंट आपको पढ़ा था कि प्रीवियस ईयर यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, 1 अगस्त 2020 कंसिडर करोगे। तो प्रीवियस ईयर आपका अभी क्या है, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो 2020-21 है तो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा और एंड कब हो जाएगा, दैट इज़ 31 मार्च 2021। ये आपका क्या हुआ, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। वेट, देखो ये रहा, ये रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है। तो यहाँ पे हम अगर डेट कंसिडर करें 1 अगस्त 2020, मैंने अभी बोला आपको कि ईयर क्या करना है, आपको एक इंक्रीज कर लेना है, एक साल पुराना बुक है इसलिए। तो यहाँ पे हम डेट क्या कंसिडर करेंगे कि हाउस नंबर 4 है वो कब लेट आउट किया था, देखो 1 अगस्त 2020। तो मुझे बताओ प्रीवियस ईयर यहाँ पे 12 मंथ का होगा या उससे कम होगा स्टूडेंट, यस उससे कम ही होगा। तो ये ध्यान में रखना है, डायरेक्टली कुछ लिखना नहीं है यहाँ पे। मैंने आपको ऐसा एडजस्टमेंट ऑलरेडी पढ़ा लिया है कि जब प्रीवियस ईयर 12 मंथ का हो तो डायरेक्टली एनुअल वैल्यू लिखनी है, पर वेन एवर प्रीवियस ईयर इज गिवन लेस देन 12 मंथ तो उस केसेस में आपको क्या करना है कि सारी जो एनुअल वैल्यू है वो लेट आउट पीरियड के हिसाब से आपको क्या करनी है, एडजस्ट करनी है, प्रोपोर्शनली उसमें कुछ रिडक्शन करना है। तो यहाँ पे देखो 1 अगस्त 2020, तो प्रीवियस ईयर में 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है पर लेट आउट कब से किया, 1 अगस्त।
तो अगस्त के बाद देखो कितने दिन आते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो टोटल कितने, 8 मंथ के लिए देखो अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, ये 4 मंथ के लिए वो लेट आउट पे था ही नहीं। सिंपल कंपैरिजन है कि नॉट अवेलेबल हो तो जो वैल्यू एक बाकी रह गई वही हमें एज यूजुअल लिख देनी है। तो देखो 72,000, फिर यहाँ पे लिखेंगे 12,000, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2,400 और यहाँ पे लिखेंगे हम दैट इज़ 5,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट एज यूजुअल यहीं पे भी लिख देते, देखो 72,000, फिर यहाँ पे लिखेंगे 12,000, यहाँ पे लिखेंगे 2,400 एंड लास्ट में आएगा दैट इज़ 5,000। फिर उसकी कंपैरिजन कहाँ किसके साथ करनी है, स्टैंडर्ड रेंट। तो वंस अगेन स्टैंडर्ड रेंट भी अवेलेबल नहीं है, तो चारों हाउस प्रॉपर्टी में लिख देते नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। तो वंस अगेन एक्सपेक्टेड रेंट 2 का आंसर भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका, दैट इज सेम आंसर 72,000। फिर लिखेंगे यहाँ पे दैट इज 12,000, वेट, यहाँ पे लिखेंगे 2,400 एंड लास्ट में आएगा एज यूजुअल 5,000। तो स्टूडेंट ये दोनों स्टेप आप स्किप कर सकते हो कि वैन देखो फेयर रेंट नहीं दिया है और स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, तो आपका जो म्यूनिसिपल वैल्यू होगा वही स्टेप नंबर 3 में आप एक्सपेक्टेड रेंट 2 करके यहीं पे सीधा लिख सकते हो, जहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ। देखो 72,000, फिर यहाँ पे लिखेंगे वंस अगेन 12,000, यहाँ पे लिखेंगे 2,400 और लास्ट में आंसर आएगा 5,000। तो अभी देखो आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि व्हेन फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट गिवन देन स्टेप नंबर 3 में जो आप एक्सपेक्टेड रेंट लिखते थे वही आपका क्या बन जाएगा, दैट इज योर म्यूनिसिपल वैल्यू। देखो म्यूनिसिपल वैल्यू ही आंसर है हमारा कि ये वाला देखो, पर हम मैंने क्या किया स्टेप अप्लाई करके आपको बताइए, तो आप शॉर्टकट पे यूज़ कर सकते हो और ना पता चले और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो सिंपली जो वैल्यू ना दिया हो वहाँ पे लिख लो नॉट अवेलेबल, और जो एक ही वैल्यू है सामने वाला वो एज यूजुअल आपका आंसर लिखते जाओ। अदरवाइज इसमें क्या कर सकते हो कि आप एक शॉर्ट नोट लिख सकते हो, एक नोट लिख सकते हो कि हियर फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट गिवन, सो म्यूनिसिपल वैल्यू विल बी द एक्सपेक्टेड रेंट 2, जो कि आप स्टेप नंबर 3 में लिखते हो, सिंपल। और आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो एग्जाम्पल, डायरेक्टली स्टेप नंबर 3 से। क्यों, बिकॉज म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट की कंपैरिजन करनी है और उसमें आपको फेयर रेंट दिया ही नहीं, तो फिर कंपैरिजन करके क्या करना है, जो म्यूनिसिपल वैल्यू होगा वही आपका स्टेप नंबर 1 का आंसर होगा। उसी तरह से स्टेप नंबर 2 में स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपैरिजन करते हो स्टेप नंबर 1 की, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट दिया ही नहीं, तो फिर कंपैरिजन कहाँ पे करनी है। तो इस केसेस में आप नोट लिख सकते हो कि हियर स्टैंडर्ड रेंट एंड फेयर रेंट इज नॉट गिवन, सो म्यूनिसिपल वैल्यू विल बी द एक्सपेक्टेड रेंट 2, ये वाला, और डायरेक्टली स्टेप नंबर 3 से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ तक देखो हमने लिख दिया एक्सपेक्टेड रेंट 2, सेम आंसर आ गया हमारा। फिर देखो क्या है उसके बाद, दैट इज एक्चुअल रेंट रिसीवेबल मैंने लिखा था, याद करो ARR मीन्स एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। तो यहाँ पे 3 वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है, तो एनुअल रेंट रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और एक्रूड रेंट। क्या लिखा है यहाँ पे, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल लिखा है, तो उसका मतलब फिर टैक्स पॉइंट में देखो क्या है, दैट इज व्हाइल कंप्यूटिंग एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग रेंट शैल बी कंसिडर बट एडवांस रेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इज नॉट टू बी कंसिडर। तो ये एक्चुअल रेंट रिसीवेबल होना चाहिए स्टूडेंट, आप रिसीव करते हो या फिर एक्रूड रहता है दैट डजंट मैटर, ओवरऑल आप अर्न कितना कर सकते थे। हाँ, अनरियलाइज रेंट हो तो उसका एडजस्टमेंट हम करते थे, अदरवाइज एक्चुअल रेंट रिसीवेबल ही लिखना है। तो तीनों में से देखो यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला सेकंड वाला, दैट इज एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। तो उसका मतलब क्या है सर, तो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन क्यों दी है आपको, तो देखो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड ना होती स्टूडेंट, एज्यूम कर लो कि एक्चुअल रेंट रिसीवेबल डायरेक्टली दे दिया आपको एग्जाम्पल में, तो अभी मैंने आपको बताया उसके हिसाब से आप ARR लिख दोगे, दैट इज एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 60,000, 10,000, 2,700 एंड 10 मंथ के हिसाब से 7,200 को कन्वर्ट करके लिख देंगे। पर अगर एग्जाम्पल में ये इन्फॉर्मेशन ना दिया हो तो आपको क्या करना पड़ता है, देखो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड मतलब ओनर को रेंट के हिसाब से कितने पैसे मिल गए
ये वाले पैसे मिल गए, देखो 48,000, 7,200, 2,700 एंड 4,800, उनको ये पैसे मिल गए। फिर क्या देखो एक्रूड रेंट, तो एक्रूड रेंट का मतलब क्या, ओनर्स ने ये पैसे अर्न तो कर लिए पर सिर्फ एक्रूड हुए, एक्चुअल में रिसीव नहीं हुए। तो टोटल इनकम अगर मैं ओनर का बोलूँ आपको तो कौन सा होगा, जो एक्चुअल में रिसीव कर लिया वो भी, और वो जो फ्यूचर में रिसीव करने वाला है वो भी। तो देखो टोटल करो 48,000 और 12,000, तो ओवरऑल उसका इनकम कैश में रिसीव किया है वो भी कंसिडर किया जाता है और एक्रूड हुए वो भी कंसिडर किया जाता है। तो 48,000 प्लस 12,000, तो आंसर कितना आएगा, देखो ओवरऑल कितना इनकम अर्न किया, दैट इज 60,000। पर उसमें से क्या था, 48,000 कैश में मिल गए, अभी 12,000 मिले नहीं, इसीलिए एक्रूड करके लिखा है, पर वो फ्यूचर में मिलेंगे तो वो भी इनकम कंसिडर होगा। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल रेंट जो होता है वो एक्रूड बेसिस पे टैक्सेबल होता है, कि आपने इनकम अर्न कर लिया, चाहे आप रिसीव करते हो या नहीं करते दैट डजेंट मैटर, पर अगर इनकम अर्न किया है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। रिसीव किया या नहीं किया दैट डजेंट मैटर, वो मैंने आपको पूरा बताया था जब ARR पढ़ाया था तब। उसी तरह से देखो यहाँ पे 7,200 एंड 2,800, तो ये इनकम कैश में मिल गए और ये अभी फ्यूचर में मिलने वाला है। एक्रूड रेंट मतलब अर्न कर लिया पर अभी कैश में मिला नहीं, तो टोटल करो उसका 10,000 ऊपर का आंसर आ जाएगा। फिर देखो 2,700, तो इनकम टोटल इतना ही था और इतना ही रिसीव भी कर लिया, तो 2,700 और 4,800। तो देखो यहाँ पे क्या है 4,800, ये किसके हिसाब से दिया है कि 10 मंथ के हिसाब से। सर यहाँ पे भी तो ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर टोटल टैली क्यों नहीं हो रहा, 7,200 एंड 4,800, तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, तो ये हाउस प्रॉपर्टी 4 कितने मंथ के लिए रेंट पे था, 10 मंथ के लिए, तो 10 मंथ का आप कंसिडर करोगे तो 4,800 आ जाएगा। 2 मंथ का तो आपको मिलेगा ही नहीं, बिकॉज वो तो वैकेंसी पीरियड है। क्लियर हुआ स्टूडेंट, यस और नो यहाँ तक? बताओ फटाफट स्टूडेंट, क्लियर ये पॉइंट? हाँ, तो एक्चुअल रेंट, हाँ एक्चुअल रेंट रिसीवेबल लिखना है, तो अगर आपको ऐसा लिख के दे कि टोटल इनकम नहीं दिया है, पॉइंट नंबर 2 नहीं दिया है, पर आपको लिख के दिया कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इतना है और एक्रूड इतना भी होगा है, तो पूरे 1 साल में कितना रेंट अर्न किया वो देखना है, कितना कैश में मिला कितना नहीं मिला दैट डजेंट मैटर, कितना रेंट। रिसीवेबल वर्ड कब यूज़ करते हैं कि हम जब अकाउंटिंग में कुछ एक्रूड भी होता है और साथ साथ में रिसीव्ड, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करके ये वर्ड यूज़ करते हैं। देखो दैट इज़ एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, तो यहाँ पे दे दिया, अगर नहीं दिया था तो ये दोनों काम क्या करते, टोटल कर देते। ओके, एडवांस रेंट दिया होता तो हम क्या करते, माइनस करते, पर अभी ऐसा कुछ दिया नहीं, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में जब देंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, रिसीवेबल में 60,000, 10,000, तो सारे अमाउंट लिख देते यहाँ पे। वेट, एक्सपेक्ट ऑन रियलाइज रेंट, तो ऑन रियलाइज रेंट यहाँ पे दिया ही नहीं स्टूडेंट आपको, देखो। और वो हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट था, लेट आउट कब से किया, तो वैकेंट का भी हम देखेंगे अभी क्या सिचुएशन बन रहा है। तो अब सबसे पहले लिख देते एक्चुअल रेंट और एनुअल रेंट रिसीवेबल, तो 60,000, वेट, फिर 12,000 के नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे हाउस प्रॉपर्टी 2 का एक्चुअल रेंट रिसीवेबल दैट इज़ 10,000, फिर 2,400 के बाद उसके नीचे लिखेंगे ए एक्चुअल रेंट रिसीवेबल दैट इज़ 2,700। हाउस नंबर 4 देखो, लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल ड्यूज फ्रॉम 1 अगस्त, तो उसके मंथ शायद हमने गलत लिख दी है, 10 मंथ नहीं आना चाहिए था उसमें। देखो अगस्त से स्टार्ट होगा, 1 अगस्त 2020, तो 1 अगस्त 2020 से प्रीवियस ईयर तक कंसिडर कर लो, यहाँ पे आएगा। देखो वेट, 1 फिर अगस्त 2020, तो इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक लेट आउट था, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 8 मंथ के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो वहाँ पे क्या फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, 12 मंथ का 6,000, तो 8 मंथ का कितना, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6,000 डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर आएगा 4,000। फिर यहाँ पे सभी जगह पे लिख देते हैं 4,000, यहाँ पे लिख देते हैं 4,000, लिखते हैं यहाँ पे 4,000, 4,000,
फिर ARR, तो ARR भी एक्चुअल रेंट आपको 7,200 मिलता है हाउस प्रॉपर्टी 4 का, देखो दैट इज 7,200, पर अभी 8 मंथ का ही मिलेगा, तो क्या लिखेंगे 12 मंथ का 7,200, तो 8 मंथ का कितना, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 7,200 डिवाइडेड बाई 12, तो अभी आपका आंसर देखो यहाँ पे आएगा दैट इज 4,800। तो ये मिस्टेक मुझे कहाँ से पता चला स्टूडेंट, पता है आपको, यहाँ से एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 4,800 आपका आंसर आना चाहिए। क्यों, देखो एक्रूड रेंट तो है दिया नहीं, एक्रूड रेंट मतलब जितना भी मिलना था वो सारा आपको मिल गया कैश में, दैट इज पॉइंट नंबर 3, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 4,800। और 12 मंथ के लिए आपने अगर रेंट पे दिया होता तो आपको 7,200 मिलते, पर 8 मंथ के लिए दिया है और आउटस्टैंडिंग रेंट दिया भी नहीं और एक्रूड रेंट दिया भी नहीं, तो 4,800 ही आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पे। इसलिए मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ हमने मिस्टेक की है। तो देखो अनरियलाइज रेंट भी नहीं दिया, अदरवाइज हम क्या करते, ARR में से अनरियलाइज रेंट अगर दिया होता विथ अप्रूव्ड गवर्नमेंट वाला तो हम यहाँ से वो भी मैनेज करते, पर ये दिया नहीं, तो विच एवर इज़ हायर, तो दोनों में से हायर अमाउंट हम कंसिडर करते। देखो दैट इज़ यहाँ पे आएगा 72,000, यहाँ पे लिखेंगे हम 12,000, 2,700, फिर यहाँ पे लिखेंगे 4,800। फिर देखो लॉस ड्यू टू वैकेंसी, कोई स्टूडेंट बोलेगा सर ये 1 अगस्त 2019 से लेट आउट किया है तो वैकेंसी पीरियड नहीं आएगा। देखो ये वैकेंसी पीरियड नहीं है, ये तो आपने क्या किया वहाँ पे रेंट पे ही दिया आपने 1 अगस्त 2020 को, तो ये जो वैल्यू था आपने इनकम अर्न करना स्टार्ट कहाँ से किया, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है स्टूडेंट, दैट इज इनकम अर्निंग ईयर। तो इनकम अर्न करने का स्टार्ट कहाँ से किया आपने, यहाँ पे 1 अगस्त 2019, या आप एक ईयर ऐड करके बोलो तो 1 अगस्त 2020, तो इसीलिए यहाँ पे क्या प्रीवियस ईयर का एडजस्टमेंट किया है 8 मंथ वाला। तो 4 मंथ यहाँ पे वैकेंट नहीं है, पर 4 मंथ का प्रीवियस ईयर ही कम है, क्यों, बिकॉज 4 मंथ तक तो आपने इनकम अर्न ही नहीं किया, तो इसके हिसाब से ये कैलकुलेट होगा। तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी यहाँ पे दिया ही नहीं, तो ग्रॉस GA भी आपका सेम आएगा। यहाँ पे देखो अगर इस फॉर्मेट के हिसाब से जाए तो सारे अमाउंट यहाँ पे लिख दे, और लॉस ड्यू टू वैकेंसी तो आपको यहाँ पे दिया नहीं, तो हर एक जगह पे आप 0 लिख सकते हो। देखो इस तरह से, तो सेम अमाउंट आपका 72,000, फिर 12,000, 2,700 एंड 4,800, तो ये आपका फाइनल GA भी आ गया। कि अभी हमें बहुत सारी अमाउंट कैलकुलेट करनी है, उसके बाद जो मेन पोर्शन है वो फाइनल GA भी आएगा। अब GA में से आप क्या माइनस करते हो स्टूडेंट, म्यूनिसिपल टैक्स। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेस म्यूनिसिपल टैक्स। तो म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करने से पहले कुछ उसके बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे कि जब म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करो GA में से तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल डिडक्टिंग म्यूनिसिपल टैक्स फ्रॉम GAV टू कैलकुलेट NAV। स्टैफ हमें पता है कि GAV में से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, NAV, दैट इज नेट एनुअल वैल्यू। तो जब माइनस करो म्यूनिसिपल टैक्स तो कौन सी बातें ध्यान में रखें, देखो पॉइंट नंबर 1, म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड, चाहे वो करंट प्रीवियस ईयर 2020-21 का हो या प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के उसके आगे का कितने भी साल का, तो क्या करना है उसको, बाय द ओनर और द असेसी कैन बी डिडक्टेड। तो म्यूनिसिपल टैक्स, दो बातें याद रखनी है, म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअल में पेड होना चाहिए रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, और वो करंट प्रीवियस ईयर 2020-21 का भी हो सकता है या उसके आगे के जितने भी साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कितना भी हो वो भी यहाँ पे अगर करंट प्रीवियस ईयर में कुछ पे कर दे म्यूनिसिपल टैक्स तो माइनस होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि कब डिडक्ट कर सकते हो, जब वो पे किसके पास से होना चाहिए, दैट इज ओनर और असेसी, जिसका टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो वो ओनर या फिर असेसी, ये पर्सन जब म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअल में पेड करेंगे तब वो डिडक्शन मिलेगा। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, तो कुछ ओनर क्या करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स भी किससे पे करवाते हैं, जो रेंट पे रह रहा है किराएदार से, कि म्यूनिसिपल टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर म्यूनिसिपल टैक्स टेनेंट पे करता है जो रेंट पे रह रहा है घर में, तो ऐसा म्यूनिसिपल टैक्स आप माइनस नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अनपेड म्यूनिसिपल टैक्स कैन नॉट बी रिड्यूस, तो एक्चुअल में पे करो तभी वो रिड्यूस कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग या अनपेड म्यूनिसिपल टैक्स अगर आपको एग्जाम्पल में दिया है तो वो माइनस नहीं करना है।
और पॉइंट नंबर 4 क्या है, एडवांस म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर और असेस इज नॉट डिडक्टेड। तो एडवांस टैक्स भी क्या करना है आपको, कंसिडर नहीं करना है। तो एक सेंटेंस में अगर ये याद रखना चाहिए तो क्या होना चाहिए कि म्यूनिसिपल टैक्स रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, दैट इज 2020-21 में एक्चुअल में अगर कोई ओनर या असेसी पे करता है तो तभी आप डिडक्ट कर सकते हो। ये तीनों में क्या है, मैंने अपोजिट लिखा है। देखो कि अगर टेनेंट म्यूनिसिपल टैक्स पे करता है तो देखो डिडक्शन किसको चाहिए, आप किसकी इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, टैक्सेबल इनकम, ओनर की कैलकुलेट कर रहे हो, असेसी की कैलकुलेट कर रहे हो। अब देखो म्यूनिसिपल टैक्स पेड कौन कर रहा है, टेनेंट, मतलब जो रेंट पे रह रहा है वो किराएदार, और डिडक्शन किसको चाहिए, ओनर को। तो ये तो लॉजिकल नहीं हुआ कि डिडक्शन चाहिए ओनर को और असेसी को और टैक्स पे करे टेनेंट। तो क्या होगा कि ऐसा ओनर या असेसी जो अपने किराएदार से टैक्स पे करवाता है म्यूनिसिपल टैक्स, तो ये वाला बेनिफिट वो एज अ डिडक्शन खुद नहीं ले सकता, बिकॉज टैक्स पे कोई और पे कर रहा है और डिडक्शन वो ओनर ले रहा है। तो इसीलिए ये उसके पीछे एक लॉजिक है। अनपेड म्यूनिसिपल टैक्स, तो कुछ देखा होगा आपने, जो हाउस प्रॉपर्टी होती है उसमें म्यूनिसिपल टैक्स आता है एवरी ईयर के बेसिस पे, फिर कुछ ईयरली बेसिस पे टैक्स आता है। तो मैंने देखा है कुछ जो पर्सन ऐसे होते हैं जो 4-4, 5-5 साल के म्यूनिसिपल टैक्स भी पे नहीं करते, आउटस्टैंडिंग चलता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बना दिया यहाँ पे रूल्स कि अगर आउटस्टैंडिंग पे करो तो डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली कहाँ पे जाने वाला है, म्यूनिसिपालिटी में। तो म्यूनिसिपालिटी को, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट को आप म्यूनिसिपल टैक्स पे ही नहीं करते म्यूनिसिपालिटी को, और फिर आपको डिडक्शन चाहिए। तो रूल्स क्या है यहाँ पे कि म्यूनिसिपल टैक्स जब पे करोगे तब हम आपको डिडक्शन देंगे। आउटस्टैंडिंग होगा क्या, 3-4 साल का आप पे आउटस्टैंडिंग चल रहा है, आपने म्यूनिसिपालिटी को हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स पे ही नहीं किया म्यूनिसिपल टैक्स, तो फिर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। पे करो तो डिडक्शन देंगे। तो अनपेड म्यूनिसिपल टैक्स वो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो भी रिड्यूस नहीं कर सकते आप। और एडवांस म्यूनिसिपल टैक्स, तो कुछ पर्सन क्या होता है कि उनको पता होता है कि पिछले 5 साल से हम ये हाउस प्रॉपर्टी पे ऑन एन एवरेज 2500 म्यूनिसिपल टैक्स पे करें। तो कोई पर्सन डिडक्शन लेने के लिए अगर ऐसा सोचता है कि नेक्स्ट 3-4 साल का टोटल 10,000 में पे यहाँ पे कर दूँ करंट प्रीवियस ईयर में। वंस अगेन आई रिपीट कि एक पर्सन था, उसके हाउस प्रॉपर्टी थी, 3-4 साल से उसको पता है कि ऑन एन एवरेज 2500 म्यूनिसिपल टैक्स पे करना पड़ता है मुझे पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी पे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर एक्चुअल में टैक्स पे करते हो तब, और ओनर पे करेगा तब उनको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। म्यूनिसिपल टैक्स वो माइनस होगा तो उसका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कम आएगा। तो स्मार्टली एक पर्सन क्या करता है कि आगे का एडवांस में टैक्स पे कर देते कि चलो आगे के 4 साल का 10,000 2500 मल्टीप्लाई बाय 4 10,000 एडवांस में पे कर दे, मुझे डिडक्शन दे दो। तो ऐसा भी नहीं होगा। तो एडवांस टैक्स म्यूनिसिपल टैक्स पेड है वो भी कंसिडर नहीं करना है, आउटस्टैंडिंग है वो भी कंसिडर नहीं करना है, और टेनेंट पे करता है वो भी कंसिडर नहीं करना है। कंसिडर सिर्फ क्या करना है, म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय ओनर और असेसी, चाहे वो किसी भी ईयर का हो। किसी भी ईयर का मतलब करंट प्रीवियस ईयर या उसके आगे के प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग पे होना चाहिए। नेक्स्ट ईयर का एडवांस में पे करोगे तो भी वो कंसिडर नहीं होगा। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, और इसके बेस पे देखो यहाँ पे देखेंगे अब हम अब देखो यहाँ क्या दिया है, लोकल टैक्स। लोकल टैक्स या फिर आप म्यूनिसिपल टैक्स भी बोल सकते हो, पेड बाय ओनर। देखो क्या लिखा है, पेड लिखा है, मतलब पेड किया है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 5,800 4,500 एंड 1,200। लोकल टैक्स पेड बाय टेनेंट एंड कंस्ट्रक्शन पीरियड की बाद में हम बात करेंगे, पर अभी देखो 2 इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें। तो दोनों में से कौन सा वाला माइनस करेंगे स्टूडेंट, पेड बाय ओनर, कि टेनेंट किराएदार से टैक्स पे करवा रहे हो और डिडक्शन खुद आपको चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यूनिसिपल टैक्स। अब यहीं पे लिख देते, देखो म्यूनिसिपल टैक्स अब पूरा लिखेंगे, दैट इज पेड बाय ओनर, ताकि आपको याद रहे। अब तीनों अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे, 4 अमाउंट जो भी है वो, दैट इज़ 5,800 450 और 1,200। सारे अमाउंट लिख देते हैं वेट यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स। तो दैट इज़ फर्स्ट में क्या देखो, दैट इज़ 5,000, सेकंड यहाँ पे दैट इज़ 800, यहाँ पे 450, और लास्ट में आपको 1,200।
फिर यहाँ पे ऐसा मत करना कि ये एनुअल वैल्यू, कि ये एनुअल वैल्यू नहीं है तो ये फिर 8 मंथ में कन्वर्ट मत करना, ओके, बिकॉज ये तो एक्चुअल पेड किया है 1200, तो सीधा सीधा उसको डिडक्शन मिल जाएगा स्टूडेंट। तो ये माइनस किया, लोकल टैक्स पेड बाय टेनेंट उसको हमें इग्नोर करना है, बिकॉज माइनस म्यूनिसिपल टैक्स वही करेंगे जो ओनर एक्चुअल में पे करता है। तो ये माइनस कर लिया मैंने। अभी देखो आपका आंसर कितना बन के आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 67,000, फिर 12,000 माइनस 8 तो 11,200, फिर 2,700 माइनस 450, तो आंसर आएगा 2,250 एंड लास्ट में आंसर आएगा दैट इज़ 3,600। तो ये स्टूडेंट आपका क्या, दैट इज़ NAV, नेट एनुअल वैल्यू, और ये आपका फाइनल आंसर है NAV वाला जो इस एग्जाम्पल में हम कैलकुलेट करेंगे। तो सर इसका मतलब क्या, यहाँ पे देखो एक इन्फॉर्मेशन हमने कंसीडर की, कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो कंस्ट्रक्शन पीरियड आपको यूजफुल कब रहेगा, जब आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, कि हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए जो हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखा है, वही हाउस प्रॉपर्टी को क्या होगा, या तो आपने परचेज किया होगा या फिर आपने कंस्ट्रक्शन करवाया होगा। तो परचेज करने के लिए एंड कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपके पास पैसे चाहिए, और वो पैसे आपके पास कैश में नहीं थे पर बैंक में से लोन लिया था, तो उस बैंक लोन पे आप जो इंटरेस्ट पे करते हो एज अ ओनर, तो वो आपको डिडक्शन मिलता है, दैट इज़ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। तो ये डिडक्शन अभी बाद में हम पढ़ेंगे, पर अभी यहाँ पे ये रिलेवेंट नहीं है, बिकॉज हमें कहाँ तक जाना है, देखो नेट एनुअल वैल्यू तक। और ये कंस्ट्रक्शन पीरियड कब यूजफुल होता है, जब आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B कैलकुलेट करते हो। देखो यहाँ पे 1 सेकेंड फॉर्मेट, देखो ये रहा, तो डिडक्शन देखो यहाँ पे आता है लास्ट में, देखा ये वाला, देखो दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो कंस्ट्रक्शन पीरियड आपके लिए रिलेवेंट रहेगा यहाँ पे। अभी तो हमने कहाँ तक कैलकुलेट किया, दैट इज नेट एनुअल वैल्यू, यहाँ तक की कैलकुलेट किया, तो अभी वो रिलेवेंट नहीं है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, बिकॉज हमें सिर्फ NAV कैलकुलेट करना था। तो ये पूरा एग्जाम्पल था स्टूडेंट।